नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का, लेकिन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में आज का जो हमारा विषय है हड्डियों के रोग को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हुए घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, दरअसल लखनऊ में एक बिल्डिंग गिरी थी और बिल्डिंग गिरने की वजह से 8 लोगों की जाने गई थी। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे और उन्हीं मरीजों से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के उस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं जहां पर ये सभी मरीज इस वक्त भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सीधी आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर इस वक्त घायलों का इलाज जारी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कई अब तक मामले दर्ज करवाए जा चुके हैं। एलडीए में भी कई शिकायतें दर्ज हुई है कि लखनऊ में कई जर्जर इमारतें हैं लेकिन उनको समय रहते दुरुस्त नहीं किया जाता है और रेनोवेशन का काम समय से न करवाने के चलते जर्जर अवस्था में जो इमारतें रहती है वो कभी भी धराशायी हो जाती है। और इस बीच एक बिल्डिंग जो 3 मंजिला बताई जा रही थी वो गिरी थी और उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से इसमें कई लोग दबे होने की आशंका जाहिर की गई थी, जिसमें से 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। यहाँ तक कि अभी भी ये बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं और ये मलबा हटाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या अभी भी कुछ जिंदगियां दबी हुई हैं, यानी कुछ लोग उसमें क्या फंसे हुए हैं, क्योंकि अब तक 8 के जान जाने की पुष्टि हुई है लेकिन ये भी आशंका जाहिर की गई है कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिलहाल उम्मीद जिंदगियां बचाने की ओर ज्यादा है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ के उस अस्पताल से देख रहे हैं जहां पर जो नजदीकी अस्पताल वहां बताया जा रहा था, यहाँ इन सभी घायलों को ले जाया गया और इलाज किया जा रहा है। तो इससे पहले भी निर्देश जारी किए गए थे योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने ये कहा था कि अधिकारियों की ओर से जांच बढ़ाई जानी चाहिए, जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए कि आखिर इस तरीके के घटनाक्रम क्यों घटित हो रहे, क्योंकि इससे पहले भी एलडीए को लेकर के कई सवाल उठाए गए थे और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कई कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी है ऐसे बिल्डिंग्स को लेकर के जो कि जर्जर अवस्था में है, लेकिन उनके निर्माण ना तो समय पर पूरे होते हैं, ना रेनोवेशन का काम समय पर पूरा होता है और कई बार कई ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जिनमें लूप होल्स भी रह जाते हैं, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं। और इसको लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद भी जब उन शिकायतों का समाधान नहीं होता तो इस तरीके के हादसे होते हैं और इन हादसों में आम जिंदगियां जाती हैं। और इसी के तहत में ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, हालचाल उनसे जान रहे हैं और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या मांगे हैं और वो आखिर किसे दोषी ठहरा रहे हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं। और अब अपने प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर शनिवार और रविवार हम लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया आप सभी के लिए और साथ ही एक नंबर्स हम लगातार आप लोगों के लिए जारी करते हैं। आप इन 4 नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ रहता है और आज का विषय है हड्डियों की बीमारी यानी ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, इसके कारण क्या होते हैं, क्या वो लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, कितना खतरनाक है, इससे जुड़े तमाम जानकारियां हम खुद डॉक्टर से जानेंगे और आपके सवालों के जवाब भी डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है जो तब विकसित होता है जब हड्डी के खनिज घनत्व और हड्डी का द्रव्यमान कम हो जाता है या जब हड्डी की संरचना और ताकत बदल जाती है। इससे हड्डी की ताकत में कमी आ सकती है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। ये एक खामोश बीमारी है क्योंकि आमतौर पर आपको इसके लक्षण नहीं दिखते और जब तक आपकी हड्डी नहीं टूटती तब तक आपको पता भी नहीं चलता कि आपको ये बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद महिलाओं और वृद्ध पुरुषों में फ्रैक्चर का मुख्य कारण है। फ्रैक्चर किसी भी हड्डी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कूल्हे रीढ़ की हड्डी में, कशेरुकाओं और कलाई की हड्डी में होता है। वैसे ये बीमारी महिलाओं और पुरुषों को किसी भी उम्र में हो सकती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ इस बीमारी के विकसित होने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
खास तौर पर ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज से 1 या 2 साल पहले विकसित होने लगती है, पर आमतौर पर वृद्ध अवस्था की उम्र में महिला और पुरुष दोनों में ये बीमारी समान रूप से देखी जाती है। वहीं रेयर मामलों की बात करें तो कुछ बच्चों और किशोरों में इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का एक दुर्लभ रूप विकसित हो जाता है, लेकिन कभी ये खुद भी ठीक हो जाता है और कभी डॉक्टर्स के परामर्श की जरूरत पड़ती है। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों की अगर बात करें तो इनमें महिलाओं में समय से पहले मेनोपॉज, उम्र, शरीर का आकार, नस्ल, पारिवारिक इतिहास, हार्मोन में परिवर्तन, आहार, ज्यादा या लंबे समय तक दवाइयों का सेवन, जीवन शैली। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और गिरने या मामूली चोट लगने पर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जो हड्डियां सबसे अधिक प्रभावित होती हैं उनमें कूल्हा, कलाई, रीढ़ की हड्डी, ऊपरी बांह की हड्डी, श्रोणि। अगर आपको भी ऐसी कोई भी समस्या हड्डियों से जुड़ी महसूस होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से जूझ रहे लोगों को सबसे पहले उनकी जीवन शैली में सुधार की सलाह दी जाती है या व्यक्ति की उम्र और हड्डियों की समस्या को देखते हुए डॉक्टर से जांच करवाने की भी सलाह दी जाती है। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे और आपसे भी हम सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करते हैं, अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर से जानना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रूर कम रखिएगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक समय पर पहुंच सके और हमारी आवाज़ भी आप तक पहुंच सके और आपको सवालों का जवाब मिल जाए। तो अब सबसे पहले मैं डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर भूपेंद्र भारती जी। आप स्पाइन सर्जन हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक एक करके मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ। डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर निशा रावत जी, सीनियर स्पाइन एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट के तौर पर आप जानी जाती हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर हितेन माथुर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर भूपेंद्र भारती जी मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को आम भाषा में अगर हम आपसे समझना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की वो बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। बेसिकली अगर हम डेंसिटी की बात करें, इट्स ए बोन मिनरल डेंसिटी। जब डेंसिटी इसकी बोन की कम हो जाती है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं। इसके कारण जो है हड्डियों में फ्रैक्चर के चांस जो है अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं, या जिनमें फ्रैक्चर नहीं भी होते हैं उनमें जो है थकावट है, काम ना कर पाने की क्षमता, ये काफ़ी जो है पेशेंट में जो है पाई जाती हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा कि हड्डियाँ जब कमज़ोर होनी शुरू होती हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि ये बढ़ते उम्र के साथ ही किसी में होता है या फिर बच्चों में, युवाओं में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? देखिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन डेंसिटी कम होना। हमारा बॉडी जो होता है ये फिजियोलॉजिकली 30 के एज तक कैल्शियम्स को ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, यानी बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और रिजॉर्प्शंस कम होता है। तो ये यूजुअली 30 के बाद ही होता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स स्टेरॉइड्स पे हैं, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं हाइपरपैराथायराइडिज्म है और कुशिंग सिंड्रोम्स वगैरह कुछ होता है, डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस होता है, तो उसमें भी ये होने की संभावना रहता है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 30 के बाद होता है, लेकिन 50-60 के बाद ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उस एज तक में आते आते तक कभी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, खास करके फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। रोकता कैसे है? वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकता है उसके वजह से। तो मेनली उसके बाद होता है, सर्टेन इसके बाद। ठीक है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर राजेश ये बता रहे हैं कि अमूमन तौर पर ये 30 प्लस के बाद से इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 50 की जो आयु वाले लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल्दी ऐसे सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं। लेकिन हम सिम्टम्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे डॉक्टर निशा राउत आपसे। इसके सिम्टम्स आप कैसे समझ पाएंगे? जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं शुरुआती तौर पे। जब ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही है, वो नॉर्मली जब हम उसको डायग्नोस कर चुके हैं तब आपको पता चल रहा है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, पर उससे पहले कुछ लक्षण होते हैं जो मैम माइक में बोलिएगा प्लीज़। मैम ऑन है जी मैम। जो लक्षण होते हैं शुरुआती, वो आपको लग सकता है बहुत मामूली लक्षण है। ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस की जो जांच है वो पता चलती है जब आप अपनी डेक्सा का स्कैन कराते हैं, पर उससे पहले अगर हम देखें तो कुछ लक्षण होते हैं जिन पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। जैसे होता है आपका कमर का दर्द होना, जैसा होता है आपके हिप जॉइंट के आसपास दर्द होना, थकावट होना, आपका जो बोन पेन है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, पर जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं या आप नीचे बैठते हैं या ऊपर उठते हैं, उस समय के अंदर वो दर्द आपको ज़्यादा परेशान करता है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो आप नोटिस कर सकते हैं, जिसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये आमतौर की ज़िंदगी में उठने बैठने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं एक मेन लक्षण होता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ध्यान देने का। ठीक है मैम, आपके पास भी लौटूंगी मैं। डॉक्टर हितेन भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हितेन, क्योंकि देखिए सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या इस जीवन शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बीमारी में पड़ता है, और किस तरीके से हम इसे अगर कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? मैम, जैसे अगर आपको अपनी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने से बचानी है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें मांसपेशियाँ हड्डियों को खींचती हैं और उससे हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा डाइटरी, मतलब अच्छा डाइट इसको हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे आपके कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फ़िश जिसमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी होती है, तो ये सब चीज़ें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये अगर हेल्दी डाइट खाएंगे तो बोन्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। प्लस अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज अगर ठीक से करेंगे और अपने जीवन शैली में ये सब सुधार लाएंगे तो हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, क्योंकि हम ये भी देखते हैं अमूमन तौर पर कि जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हमने ये सुना है कि बहुत से लोगों को इसके सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता, और जब कोई मामूली सी चोट भी अगर लग जाती है वो चोट और ज़्यादा खतरनाक ऐसे वक्त में हो जाती है। तो ये कैसे समझा जा सकता है कि वाकई क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं? क्योंकि सिम्टम्स को समझने में देर अगर लग जाती है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस को इसीलिए एक साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। बेसिकली ज़्यादातर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो ओल्ड एज में है उसी समय जो है ज़्यादा हमको पता चलते हैं। मेनली ये या तो जो है फ्रैक्चर के साथ में अमूमन आते हैं, या जब जो है ऑन सस्पिशन कि जैसे मैडम ने बताया अभी आपको कि शरीर में दर्द रहता है, चलने फिरने की दिक्कत होती है, तो इस समय में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। और इसको प्रॉपर्ली अगर हम डायग्नोस करते हैं समय से, उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है साथ ही मैं डॉक्टर राजेश आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया भी कि हमें इसे अगर सिम्टम्स कोई पहले से अगर भाप पाता है या डॉक्टर्स के पास वो विजिट कर लेते हैं और डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के तहत में गुजरना पड़ेगा, लेकिन चोट का हम जिक्र अगर करें, ये अमूमन तौर पे कहा जाता है कि इस बीमारी में अगर आपको ज़रा से भी चोट लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा घातक साबित हो जाती है, और उसके बाद से आपको पता चलता है कि अच्छा आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो चुके हैं। तो इन चोट से बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? अगर ऐसे चोट लगती है तो ये कितना ज़्यादा गंभीर हो सकता है? देखिए, एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे आपने वर्ड यूज़ किया ट्रिवियल ट्रॉमा, एक होता है कि काफ़ी जोर से कोई इंजरी होना, एक होता है कि चलते चलते से हम कारपेट पे या कहीं पे भी गिरे
चोट लग गया, गिर गए हम, तो उसके बाद 3 पार्ट में फ्रैक्चर, 3 जगह फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना रहता है। एक तो रीढ़ की हड्डी, दूसरा हिप का फ्रैक्चर, दूसरा डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर बोलते हैं यहाँ पे, और कभी कभी प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है। तो ये पता करते, मतलब इससे ये पता चलता है कि इनको फ्रैक्चर, हड्डी कमज़ोर होने की वजह से फ्रैक्चर है। इसको प्रिवेंशंस करने के लिए, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि ये साइलेंट डिजीज़ है, इसमें हमें नहीं पता चलता है। तो इसको पता करने के लिए या तो आप 50-60 के एज में, जैसे यूएस का प्रोटोकॉल बोलता है 65 से ज़्यादा किसी का एज है तब फिर डेक्सा कराना चाहिए, और मेल में बोलता है 70 से ऊपर। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल से 45-50 के बाद अगर किसी का एज है तो उसको डेक्सा स्कैन करके देखना चाहिए। अगर उस वक्त पता चलता है कि उसमें हम 3 भाग में बांटते हैं, एक तो नॉर्मल स्कैन नॉर्मल होता है, एक ऑस्टियोपेनिया होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसको कंप्लीट हम रोक नहीं सकते इसको, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और ये डिजीज़ कंप्लीट ठीक नहीं होता है। तो उस वक्त कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर किसी का पता चल गया कि ऑस्टियोपोरोसिस है तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल के लिए घर स्लिपरी नहीं होना चाहिए, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे प्रिकॉशंस दे करके आप शायद बच सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के बाद फ्रैक्चर होता है तो फिर आपको मेजर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा, जैसे हिप फ्रैक्चर हुआ उसमें स्पाइन फ्रैक्चर है या फिर रिस्ट फ्रैक्चर होता है। तो इस ढंग से हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह लेकर के। ठीक है डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र, क्योंकि आप खुद भी सर्जन हैं, स्पाइन सर्जन, तो एक सवाल ये भी आमतौर पर आता है कि जब महिलाएं डिलीवरी के दौरान, कई महिलाओं को ऐसी दिक्कतें हो जाती है कि डिलीवरी के बाद से या तो उन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत हो जाती है या फिर ऐसी समस्याएं उन्हें भी झेलनी पड़ जाती है, और ये कहा जाता है कि उनकी कमर से वो दर्द नहीं जाता, रीढ़ की हड्डी तक वो दर्द पहुँच जाता है। क्या इसको भी हम ऑस्टियोपोरोसिस से कनेक्ट करके देखते हैं या फिर ये अलग होता है? देखिए, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये है कि जिन महिलाओं की डिलीवरी हो रही हैं अमूमन वो यंग एज की होती हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस के तौर पे डायरेक्टली देखना वो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो इन महिलाओं को, चूँकि पेशेंट प्रेग्नेंट रही हैं, तो अपने आप उनकी जो है कैल्शियम, विटामिन डी, इनकी जो है डिमांड जो है बॉडी में जो है बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम उसको अच्छी तरीके से सप्लीमेंट ना करें तो पेशेंट में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, और लेटर ऑन जो है डिलीवरी के बाद भी, चूँकि उसको वेट भी उठाना है, झुकना भी है बच्चे के लिए, तो इस दौरान में जो है काम करने की दिक्कत होगी, और ये पेन जो है कमर का, स्पेशली कमर का दर्द जो है काफ़ी समय तक बना रह सकता है और पेशेंट को जो है परेशान करता है। ठीक है डॉक्टर हितेन, अगर क्योंकि स्लीप डिस्क को लेकर के या फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र जब हम करें, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इस फ़र्क के बीच में खासतौर पे क्योंकि हम जब महिलाओं की बात करते हैं और डिलीवरी सेक्शन होने के बाद से कई महिलाओं के साथ में ये दिक्कतें आम हो चुकी है आज के दिन में, तो ऐसे में वो गैप को कैसे समझा जाए कि ये स्लीप डिस्क की समस्या हो रही है या वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, महिलाओं का डिमांड्स बढ़ जाती हैं डिलीवरी के टाइम, तो वो डिमांड्स लेते हुए बैक एक्स की समस्या ज़्यादा होती है। एक और चीज़ है कि जब डिलीवरी के टाइम एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी बढ़ जाता है, उससे सारी मसल्स भी लैक्स हो जाती हैं। तो पोस्ट डिलीवरी फिजियोथेरेपी इन द सेंस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द बैक करना भी ज़रूरी है, जिससे कि वो बैक एक वापस ना आए। दूसरा सवाल आपने पूछा कि ऑस्टियोपोरोसिस और डिस्क प्रोलैप्स को कैसे डिफरेंशिएट करें। सो दोनों चीज़ में तो जो यंग महिलाएं हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस बहुत कम है। तो इन महिलाओं में यूजुअली बैक एक या तो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर पोस्चर जिस तरह से वो बैठती हैं बच्चों को फीड करने के लिए, प्लस जो वीकनेस हुई है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेगनेंसी, और जो पोस्चर रहा है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बर्थ, तो वो सब चीज़ों की वजह से बैक एक होता है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज प्लस डाइटरी सप्लीमेंटेशन से वो ठीक हो सकता है। सर, यानी प्रिवेंट किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसमें कुछ कहना चाहूँगी। जी डॉक्टर। हाँ जी, जैसे इस समय मेरे पास एक केस आया था, उनका सिजेरियन हुआ था, एंड 7 मंथ सिजेरियन डिलीवरी के बाद शी डेवलप्ड डिस्क प्रोलैप्स विद L1, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी का एक सेगमेंट फ्रैक्चर हो गया था 7 to 8 मंथ्स ऑफ सिजेरियन डिलीवरी के बाद। तो ये बहुत बार देखा गया है कि हमें जानना होता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। जब भी हम किसी केस को लेते हैं, हम किसी को जानते हैं, तो हमें प्रिवेंशन, हम हमेशा कहते हैं बचाव ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को इलाज करने से। सो जैसे ये पेशेंट था, उसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स पहले ही से थे,
जैसे कि स्मोकिंग की हिस्ट्री थी उनकी, जिसकी वजह से जो है हड्डियों का गलना जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एल्कोहलिक भी रही थी, वो लॉन्ग हिस्ट्री थी एल्कोहलिक की, जिसकी वजह से अगेन हमारी हड्डियां गलती हैं। विटामिन डी आज तक में हम सबके अंदर उसकी कमी पाई जाती है, कैल्शियम के अंदर हम सब में कमी पाई जाती है। तो ये सब कारण थे। उसके बाद प्रेगनेंसी में जो सी सेक्शन होता है, जिसमें आपके पेट की जो मांसपेशी काटी जाती है बच्चे को डिलीवरी के लिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस कमर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इस चीज़ को मिस करने के बाद और बच्चे के साथ गलत पोस्चर में बार बार आगे झुक के हैवी लिफ्टिंग की वजह से उस पेशेंट का जो है वो डिस्क का समस्या उनकी रीढ़ की हड्डी में हुई, प्लस उनका विटामिन डी का स्तर बहुत कम था। उनकी प्रेगनेंसी से पहले भी उनका जो शारीरिक क्षमता थी ज़्यादा काम करने की, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल था। तो ये सब कंट्रीब्यूट किया उनकी प्रेगनेंसी के बाद ये फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोटिक कॉज करने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, लेकिन एक और चीज़ इसमें मैं समझना आपसे ये चाहूँगी, क्योंकि आपने सी सेक्शन का जिक्र भी किया और नॉर्मल डिलीवरी में भी क्या ये आमतौर पर देखा जाता है, और ख़ासतौर पर जब हम ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र कर ही रहे हैं, उम्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इस बीमारी में। लेकिन जहां हम पुरुषों के समान, अगर पुरुषों के मुकाबले हम बात करें तो महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जीवन शैली का प्रभाव है, लेकिन क्या वाकई ये डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के बाद और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है? मैम एक्चुअली अब कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक थोड़ा सा एक उम्र के बाद आपके अंदर डेवलप होता है, पर जिस तरीके की जीवन शैली है हम लोगों की, जिस तरीके का सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत या उससे जो एक सीढ़ी नीचे होता है ऑस्टियोपेनिया, उसकी शिकायत जो है वो बहुत जल्दी देखी जा रही है। 35 से 40 साल की उम्र में भी वो जो दिक्कत है वो देखी जा रही है। तो जो आपका सवाल था कि मेनोपॉज के बाद ऐसा क्या होता है और क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं अगर उनका रिस्क फैक्टर्स ऐसे इंक्लूडेड है। अदरवाइज वेजाइनल डिलीवरी अपने आप में कोई ट्रॉमा कॉज नहीं करती या कोई मसल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, पर पेल्विक फ्लोर की हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। बट यही डिलीवरी से पहले का उनका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा मेनोपॉज का समय आता है उसके आसपास या उसके बाद, हमारा ईस्ट्रोजन एक बड़ा महत्वपूर्ण हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसके ऊपर या नीचे होने से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मंथली उसमें। तो उसी का लेवल मेनोपॉज के बाद उसका स्तर नीचे गिर जाता है। तो नीचे स्तर गिरने की वजह से जो रिजॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। रिजॉर्प्शन मतलब कि आपके शरीर में से, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम जो है वो गिर के ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है। सेम पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल की कमी की वजह से उम्र के साथ उनको ये दिक्कत पाई जा सकती है। बट फिर भी क्योंकि मेनोपॉज जो है वो आजकल अर्ली स्टेज में आ रहा है, आप 40s में भी देखेंगे, 30s में भी देखेंगे कि ये समस्या आ रही है, इसलिए आपको ये चीज़ फीमेल्स के अंदर ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, और साथ ही हम आपसे भी ये कहेंगे कि लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो आप भी हमसे जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो डेक्सा स्कैन। इससे पता लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना है, किस लेवल पे है। एक तो 3 स्टेज वो होते हैं, एक तो नॉर्मल है, एक ऑस्टियोपेनिया है और एक ऑस्टियोपोरोसिस है। तो किस श्रेणी में वो पेशेंट आता है। दूसरी, उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि और क्या कारण है जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस है, बिसाइड्स के एज फैक्टर के अलावा, और उसकी लाइफस्टाइल क्या है पेशेंट की। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब बिफोर कि हम उसका इलाज शुरू करें। तो इलाज में फिर बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास जो हम दे सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। डाइटिशियन की हेल्प दे के हम उनका डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं इस पे आऊँगी। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी है, सुलेखा जी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सुलेखा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, मुझे ना 2018 में मुझको ऑस्टियोपोरोसिस बताया गया था जी, और बहुत सीवियर वाला बताया था। और 19 से लेके और अब तक जनवरी में और जुलाई में हर 6 मंथ में मुझे पुरलिया का इंजेक्शन लग रहा है। 19,000 का आता है, वो पेट में लगता है। और उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां भी मुझे दी हुई हैं। और आप डॉक्टर बोलते हैं आपको होल लाइफ ये इंजेक्शन लगेगा।
और ठीक है। कहीं कहीं मेरे छोटा छोटा पेन तो होता ही रहता है, वो तो चलता रहता है। लेकिन ये जो कहते हैं होल लाइफ इंजेक्शन लगेगा, क्या ऐसा ही होगा अब आगे? ठीक है, आप एक बार मेरे आप को कॉल ना पर बने एंकल, रहिएगा। हाँ एंकल में मेरे को एक बार मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो चुका है। ठीक है सुलेखा जी, आप कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर्स भी आपसे सवाल अगर कुछ करना चाहे तो डॉक्टर्स भी आपसे सवाल कर लेंगे। सर क्योंकि आपसे अभी मैं डिस्कस कर रही थी, मैं आप चाहूंगी कि आप सवाल का जवाब दें। मैम जो प्रोलिया का इंजेक्शन है ऑब्वियसली वो 6 महीने में एक बार लगता है, वो आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए है। तो उसका भी कुछ सालों तक हम देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वही वाला इंजेक्शन हमेशा लगता रहे। कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ साल के बाद जैसे 5-6 इयर्स के बाद उसको चेंज करके कुछ और ट्रीटमेंट पे भी ला सकते हैं, क्योंकि हर ड्रग की कुछ लिमिटेशंस हैं जो उसको बहुत देर तक नहीं दे सकते। तो कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कुछ और ड्रग्स हैं, कुछ और तरह के इंजेक्शंस हैं, प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस, उससे आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव की जा सकती है। क्या मालिश भी करा सकते हैं थोड़ी थोड़ी? मैम मालिश से बोन डेंसिटी इम्प्रूव नहीं होगी, बट जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग या रनिंग या साइकिलिंग, इन सब चीज़ों से बोन डेंसिटी इम्प्रूव की जा सकती है। पेट तो मेरा ज्यादा नहीं है, स्लिम ट्रिम हूँ मैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करती रहेंगी तो उससे भी जी वो करती हूँ मैं। ठीक है, और डाइट और एक्सरसाइज ये 2 चीज़ें तो आपके हाथ में ही आप कर सकती हैं। जी उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर दे ही रहे हैं। नहीं, मैं मैक्स में दिखाती हूँ, टॉप के ऑर्थोपेडिक है जिनका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। बस कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन ये डर लगा रहता है कहीं और फ्रैक्चर ना हो जाए। मैम तो कुछ आपको अपने घर की मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसे कि आपका जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, बाथरूम में कुछ रेल्स होनी चाहिए, जिससे कि आपके गिरने से आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी जी ठीक है सुलेखा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हितेन से मैं बात कर रही थी, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हम इससे पहले भी हम डाइट का जिक्र कर रहे थे, सर भी अभी डाइट का ही जिक्र कर रहे थे, और हमारे कॉलर को भी ये सजेस्ट किया कि जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जीवन शैली में हम बदलाव करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खास बातों का ध्यान, क्योंकि उम्र के पड़ाव के साथ साथ हमारी जीवन शैली बदलती रहती है, तो अगर हम 50+ के लोगों के लिए बात करते हैं, किन किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए और क्या नियम हर रोज़ के लिए उन्हें लागू कर लेना चाहिए अपने जीवन में? देखिए सबसे पहली बात ये कि जैसे पहले बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ फॉल, अगर आप एक सर्टेन एज के साथ में हैं तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ फॉल के तहत जो है हमें ये देखना है कि जहाँ भी हम घर में जहाँ पर भी हैं, वहाँ से जहाँ पे भी हमको रेगुलरली जाना है, हमारे जो है फ्लोर जो है ड्राई होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए, हमारे जो है जो फुटवेयर होने चाहिए वो एंटी स्किड होने चाहिए, हमारे जो है टॉयलेट जो हम यूज़ करते हैं या नहाने के लिए वहाँ पे जो है रेल बनी होनी चाहिए, ताकि हम जो है जो फॉल प्रिवेंशन कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड एज में हिप के फ्रैक्चर बाथरूम में फिसलने के कारण ही होते हैं। दूसरा जो है हमको अपनी चूँकि जो कुछ कारण होते हैं जैसे मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल, अगर हम उसमें कॉज में देखें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल कॉज में होती हैं जिनको कि आप जो है सुधार सकते हैं। जैसे रेगुलर बेस पर जो है एक्सरसाइज करना, वॉकिंग कर रहे हैं इट्स ओके, बट ये है कि थोड़ा सा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिससे कि बोन्स एंड मसल्स की जो है डिमांड बढ़े और वो रेगुलर वे में जो है वहाँ पे कैल्शियम, विटामिन डी ये सब जो है डिपॉजिट हो उसके लिए। तीसरा जो है डाइट है। डाइट में जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाइट हमारी जो है कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट होनी चाहिए, उसके अलावा प्रोटीन डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम इसके लिए जो है एक्सपर्ट डाइटिशियन की भी मदद ले सकते हैं, जिससे कि हम जो है अगर हमारा कोई डाइटरी सप्लीमेंटेशन अगर हमसे ठीक कर सकें, कोई अगर मेडिसिन इस तरीके से चल रही है या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, तो हम अपने फिजिशियन या कंसर्न जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे बात करके उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं कम हो। 5वां जो है कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज हैं, जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि हम जो है कुछ सर्टेन टाइप की एक्सरसाइजेज जो कि ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसमें भी जा सकते हैं। बेसिकली इट्स अ होलिस्टिक काइंड ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें कि हमें एक एज के साथ में जो है उस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, डेली फॉलो करना चाहिए और उसके साथ में जो बने रहना चाहिए, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस कम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश, इस बारे में ही मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर ने भी जिक्र किया और डॉक्टर निशा भी बता रही थी कि किस तरीके से अलग अलग उम्र के हिसाब से जब जीवन शैली में बदलाव होता है और जैसे जैसे पेशेंट्स हमारे साथ आते हैं उनके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि उनके लिए ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बड़ा है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत की बात उनके लिए होती है। ऐसे में जो क्या इसका जड़ से इलाज मुमकिन है, या फिर जैसे कॉलर ने भी पूछा कि अगर उन्हें इंजेक्शंस लग रहे तो क्या ये लाइफ टाइम ही चलेगा?
जाएगा फिर? देखिए, जड़ से इसका इलाज मतलब पूरा ख़त्म हम नहीं कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो फिजियोलॉजिकली सबके साथ होता है और हो करके ही रहेगा। उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जैसे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं बार बार, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है, उससे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होता है, तो उससे बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। फिर वही जैसे अल्कोहलिक कोई है, अल्कोहल को छोड़ना चाहिए, कोई अगर निकोटीन वगैरह कुछ लेते हैं तो वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली आपका ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी बोन डिजॉर्प्शंस को बढ़ाता है ये। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्सरसाइज डेफिनेटली आप कोई 60-70 के हैं तो उनको रनिंग जॉगिंग हम नहीं बोल सकते हैं ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाता है। उसमें नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई यंग है जैसे 30 और 40 और ऑस्टियोपीनिया है, उसमें रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उसमें, तो इससे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगा और बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीट नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है डॉक्टर, आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर सनी जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरे को डॉक्टर से ये पूछना है कि सपोज मेरी एज 30 है, तो मैं अपने लाइफस्टाइल में और अपने फूड में से कौन सी चीज़ें रखूं जिससे मुझे ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है डॉक्टर निशा, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूँगी। देखिए, आपकी एज 30 है एंड आई थिंक आप बहुत राइट टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि ये राइट एज है अपनी चीज़ों में बदलाव लाने की, ताकि आप इस समस्या को बहुत लंबे समय तक टाल सके। जैसे कि सर ने कहा कि ये आएगी, क्योंकि एक एज का एक प्रोसेस है, बट अगर आप इसी एज के अंदर अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं तो ये इसका प्रोग्नोसिस मतलब बहुत लेट हो जाता है, आपके जीवन में बहुत लेट दस्तक देगी ये चीज़। तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए आप 30 ईयर्स के हैं, सबसे पहले इस एज के अंदर हमें याद रखना है मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे हम बार बार इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है जो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बनी हुई हैं। उनमें पहला आता है हमारा बहुत समय तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, मतलब बैठे रहना। ये आजकल हम लोगों का, जैसे सिटिंग को सेकंड स्मोकिंग भी कहा जाता है आज के टाइम पे। एंड एक आपका कारण है एक्चुअल में सेकंड जो रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग का, एंड एल्कोहल इनटेक, एंड चौथा कारण है स्ट्रेस का। तो ये जो 4 कारण हैं, ये इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब जब बात आती है कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो एक्सरसाइज का मतलब नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि मैम मैं 40 मिनट्स कार्डियो करता हूं, मैं 50 मिनट जॉग करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे जो आपको अभी ही ऐड कर देनी चाहिए। तो पहला हुआ रिस्क फैक्टर, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना करना जो मैंने आपको 4 बताई। दूसरा हुआ एक्सरसाइज, किस तरीके की एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग रेजिस्टेड एक्सरसाइज, मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज। अब ये क्या होता है आप लोगों ने देखे होंगे, आपको पता होगा। सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपने स्क्वाट सुना होगा, स्क्वाटिंग आपने सुना होगा, पुशअप ट्रेनिंग आपने, प्लैंक सुना होगा, है ना, आपने लंजेस सुने होंगे। तो सर ये वो वाली एक्सरसाइज है जिनमें आप जो है अपने शरीर का भार लेकर जो है वेट बेयरिंग का मतलब जॉइंट्स में अपने शरीर का भार लेकर आप वर्जिश करते हैं। तो ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, ये रिसर्च बेस्ड है कि ये आपका जो बोन लॉस है उसको बहुत हद तक कम करती है। और दूसरा रेजिस्टेड एक्सरसाइज, जो आप वजन बांध के एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप जिम में जाते हैं, आपने डंबल उठाया 5 किलो का, तो वो 5 किलो का रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके की भी जो एक्सरसाइजेज हैं, रेजिस्टेड एंड वेट बेयरिंग, ये दोनों चीज़ें आपके बोन लॉस को प्रिवेंट करती है। कार्डियो इसमें इतना मदद नहीं करती है। व्हाट अबाउट फूड? सॉरी, फूड, देखिए खाने में आप समझिए, आप और हम सब जो है वो सनलाइट में जाते नहीं हैं, विटामिन डी हमें मिलता नहीं है। और विटामिन डी आज के टाइम पे क्या है कि मेरे को लगता है बहुत एक्सप्लॉइटेड है। सर आप भी मानेंगे, कोई भी जाता है वो स्टोर पे जाके कैल्शियम के अपने पाउच ले लेता है, विटामिन डी के अपना पाउच ले लेता है। तो ऐसा नहीं, खाने के अंदर सबसे पहला आपकी कैल्शियम एंड विटामिन डी का लेवल आता है, जो आपको बाकायदा अपने ऑर्थोपेडिशियन से या अपने फिजिशियन से जांच के बाद ही खाना शुरू करना चाहिए। एक दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, खाने के अंदर कैल्शियम लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, दालें लीजिए आप खाने के अंदर। विटामिन मैग्नीशियम आपको ओट्स से मिल जाता है, किनोवा से मिल जाता है, विटामिन के ले सकते हैं। तो जो हमारा देसी खाना है ना, वो देसी खाना अगर हम खाते हैं अपना अच्छे से, तो वो हमारे को ये इन सब चीज़ों से जो है वो बचाता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि प्रोटीन जो है
वो आपकी बोन की रिमॉडलिंग में बहुत हेल्प करती है। थैंक यू। थैंक ठीक यू। है सनी जी, अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। आजकल कोई भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं और एसिडिटी के लिए पेन-40 पेंटोप्रेजोल वगैरह बहुत ले लेते हैं, ठीक है। और पेंटोप्रेजोल वो लेते रहते हैं, लंबा टाइम तक लेते रहते हैं। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं चलता कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। पेंटोप्रेजोल से आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। और मुझे लगता है कि वो भी आजकल जितना लोग लेते हैं एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, रिस्क फैक्टर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं सर, पहले उनके पास हम चले जाते हैं, फिर इस पर और थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर कानपुर से जुड़ चुके हैं, अहमद जी। अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, जो है जी अहमद जी, सवाल पूछिए। जी मेरा ये मैम जो है, हमको जो है बड़ी रीढ़ के नीचे से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो लेटने में थोड़ा सा करीब 15 दिन जो है दिक्कत है जो है। ये हाल फिलहाल की बात आप कर रहे हैं? हाल फिलहाल से आपको दर्द शुरू हुआ है? अभी मैम जो है करीब 20-25 दिन से हुआ है जो है। ठीक है। और एज मेरी जो है इस समय करीब 49 के आसपास है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर राजेश से लेना चाहूँगी। बैक पेन है, लोअर बैक। इनका अच्छा, एक है। लोअर बैक एक है, कब से है आपको? 20 दिन। 15-20 दिन से है। ये कोई सामान वान उठाया आपने? जी सर, सामान तो नहीं उठाया है, पर यह है कि मतलब घर में हल्का फुल्का जो है 2-4-5 किलो का सामान वेट जो है उठाया है जो है। अच्छा, और कोई झिनझिनी वगैरह होना, टिंगलिंग नमनेस टाइप से पैर वगैरह में कुछ? एक्चुअली में सर मेरा 3 मंजिल का मकान बना हुआ, तो उसमें वो है अप डाउन जो है। एक्चुअली में एक्सरसाइज वगैरह जो है थोड़ा सा हो जाता है, तो इस वजह से जो है ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, देखिए अगर सिर्फ लोअर बैक एक है आपको, तो हो सकता है जी कि सर। इसमें प्रॉपर्ली आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करके देखना होगा, ठीक है। जी सर। और आपको लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर सिंपल बैक एक है तो फिर कुछ मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाता है। टिंगलिंग नमनेस झिनझिनी है तो बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशंस की ज़रूरत होगी इसमें, और डॉक्टर से मिलना आपको, लोकल डॉक्टर से। जी सर, जी सर, जी सर। कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, भारी सामान ना उठाएं, थोड़ा रेस्ट लें एंड थोड़ा गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। उल्टा लेटकर कमर पे ऊपर की तरफ आपको गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, वो भी आपको आराम देगा। क्योंकि ये पहली बार आपको आया है, इससे पहले आपको कोई कमर के दर्द की शिकायत नहीं रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जो है वो इशारा कर रहा हो। बट इसका एक बार अगर आप घर पे खुद सिकाई वगैरह करके मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास ज़रूर जाएं इसके लिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है अहमद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रेम विशाखापट्टनम से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हो गई है, सब ज्वाइंट में दर्द होता है, बैठा रहता हूँ तो कोई दर्द नहीं होता। जी आप अपना सवाल प्रेम जी दोबारा दोहराइएगा जरा। मेरी एज 70 ईयर्स है, मैं विशाखापट्टनम से बोलता हूँ। जी। और मैं जब बैठा रहता हूँ तो कहीं भी कोई पेन नहीं होता। और जब चलता हूँ, जब चलता हूँ सभी जॉइंटों में, नी के जॉइंट में सब जगह पेन होता है, चला नहीं जाता बहुत जोर से। और फिर आके बैठ जाता हूँ, फिर ठीक हो जाता है। ये अभी 1 साल से ही हो रहा है ये। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर भूपेंद्र, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एजिंग के साथ में ये प्रॉब्लम आती हैं, ये 2 तरीके से हो सकती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, और जोड़ों के जो आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं ये वो भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में जो है आपको प्रॉपरली अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, जो कि इस चीज़ के बारे में आपको जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे और डायग्नोस करेंगे। अब अगर ये जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कैटेगरी में फॉल करता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और आर्थराइटिक चेंजेस हैं तो आर्थराइटिक चेंज जो आर्थराइटिस है उसके हिसाब से जो है इसका इलाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि डॉक्टर हितेन, हम जिस तरीके से लगातार बात हम कर रहे हैं और आपने भी डाइट का जिक्र किया था, तो इस डाइट में भी मैं ज़रा ये भी समझना चाहूँगी, क्या जो पैकेज फूड आजकल के लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं, बहुत ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? ऑयली फूड से ऑब्वियसली वेट बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है,
तो अगर आपकी हड्डियाँ वैसे भी कमज़ोर हैं तो जब आपका वज़न बढ़ेगा तो उसी हड्डियों पे डिमांड्स बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से दर्द होने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। बट जो डाइट में आपकी कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशंस हैं या कैल्शियम या विटामिन डी रिच फूड्स हैं, वो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे डाइट कंट्रोल करने में। बट जो फैटी फूड्स हैं ऑब्वियसली वो आपका वज़न बढ़ाएंगे और उसकी वजह से हड्डियों की अगर हड्डी की कमज़ोरी पहले से ही है तो ऑब्वियसली उस पर डिमांड बढ़ेगी और उससे दर्द आपके बढ़ जाएंगे। यानी सर हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि पैकेज फूड्स को अवॉइड करते हुए घर का खाना ही ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेटली घर का खाना खाएं जिसमें जब आपको पता है कि कितना ऑयल डला है, कितना स्पाइसेस हैं, क्या आप डाल रहे हो उसमें आपको सब कुछ पता है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी कम है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी मच बेटर। ओके सर। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोंटी मेहरा जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मोंटी जी आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पिताजी का अहमदाबाद में एपिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2 महीना हो गया ऑपरेशन होने के बाद, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वापस इंसुलिन दो। तो इंसुलिन तो दिन में 3 बार दो, नाश्ते से पहले, खाने से पहले और शाम को खाने से पहले। 2 अलग अलग इंसुलिन क्यों दे रहे हैं डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा है। उनका शुगर लेवल क्यों कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर हितेन, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूँगी। इनको पहले से डायबिटीज़ थी? हाँ डायबिटीज है, इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ। हाँ, उससे पहले इनको डायबिटीज़ मतलब दवाई खा रहे थे शुगर की? हाँ दवाई खा रहे थे, तो 15 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले ये इंसुलिन नहीं ले रहे थे? उनसे पहले इंसुलिन नहीं ले रहे थे, इनके छल्ला डला था अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में। ओके, और उसके बाद फिर अब दवाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ये कह रहे हैं? हाँ दवाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनका, बार बार कम ज्यादा होती रह रही है शुगर इनको। ओके, तो और जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से या वहाँ पे या फिर कहीं और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? ये आपने अपने हमने पास में बताया था इन्फेक्शन, अहमदाबाद जाना हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, नहीं जा पाते हैं, लेकिन उदयपुर पास पड़ता है, नजदीक पड़ता है, तो वहाँ हमने डीसी शर्मा को बताया था, तो उन्होंने 3 बार इंसुलिन लिखा है डबल। एक इंसुलिन दे रहे लाइचियोडेक 10 यूनिट दे रहे थे, उन्होंने बोला आप इसको शाम को करो। एक और उन्होंने इंसुलिन चालू करा है, तो बार बार ये इंसुलिन क्यों दे रहे हैं। इनका हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया, इसकी गोली दवाई भी ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल में क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या होता क्या है बॉडी में। सर ये हार्ट का ऑपरेशन आपकी इंसुलिन से कोई मतलब नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन तो हार्ट के लिए हुआ है, पर इनकी जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली भी बढ़ सकती है। प्लस अगर इनके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या शरीर में और कोई बीमारी चल रही है तो उसकी वजह से भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो और इंसुलिन को फिर मॉनिटर करना पड़ता है कि शुगर के हिसाब से डॉक्टर देखते हैं कि कितनी शुगर है और उसके हिसाब से कितनी इंसुलिन कब देनी है। इनको कभी कभार तो 70 आ जाती है खाने से पहले, सुबह सुबह करते हैं ना अपन शुगर, फिर वापस खाने के बाद करते हैं तो 180 230 आ जाती है। ओके, तो आपको अपने फिजिशियन को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर 180 या 200 शुगर आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इंसुलिन दिया उन्होंने। हाँ, तो इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि उतना डोज देने के बावजूद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो कुछ डोज में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ दवाइयों में बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे कि उनकी शुगर कंट्रोल हो पाए। अच्छा, उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन किस कारण से होता है, मतलब शुगर की गोली दवाई नहीं लेते इस कारण भी होता है क्या? नहीं, शुगर की वजह से प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं होता। कुछ उम्र के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, जब वो साइज बढ़ जाएगा तो वो पेशाब के रास्ते में रुकाव डालेगा और पेशाब जाएगा नहीं, तो उसके लिए उसको कम करने के लिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे कि पेशाब निकलता रहे, पेशाब में इन्फेक्शन ना हो। तो ये प्रोस्टेट और ये जो चमड़ी का ये अलग ऑपरेशन होता है कि एक ही ऑपरेशन होता है? प्रोस्टेट और जो यूरिन आप तो वहाँ जो चमड़ी कम करते हैं डॉक्टर, तो वो अलग ऑपरेशन बोलते हैं, इसको एक ही ऑपरेशन बोलते हैं?
प्रोस्टेट का साइज कम करने का तो एक ही ऑपरेशन है, चमड़ी मतलब पतले होने के लिए। हाँ नहीं, जैसे चमड़ी पड़ जाती, बाथरूम नहीं आता, बंद हो जाता, उसी को प्रोस्टेट बोलते क्या? तो कई कारण है कि जो यूरिन या पेशाब नहीं आता, प्रोस्टेट का बढ़ना एक कारण है। अगर उस कारण की वजह से प्रोस्टेट यूरिन नहीं आ रहा तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है, पर वो आपके यूरोलॉजिस्ट बताएंगे किस कारण से आपका पेशाब नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, लास्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर निशा आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि जब एक्सरसाइजेस का जिक्र आप भी कर रही थी और बता भी रही थी कि कैसे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग एक्सरसाइजेस हम सजेस्ट करते हैं अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हमारे पास कोई पेशेंट लेके आता है, लेकिन कॉमन एक्सरसाइजेस हम आपसे लोगों के लिए जानना चाहेंगे कि हर कोई अगर कर सके। इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक हम ले लेते हैं जो 50 से नीचे के एज ग्रुप है और एक जो 50 से ऊपर के एज ग्रुप है। तो जो 50 से ऊपर के एज ग्रुप हैं पहले उनको लेते हैं। तो 50 से ऊपर के जो एज ग्रुप है उनके लिए अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो उनके लिए जो वॉक होती है वो तो एक मैंडेटरी है ही, उसके अलावा जो है बैलेंस कोऑर्डिनेशन की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए 50 के बाद किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, उसके गिरने की क्षमता, उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो गिर सकता है, उसको गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो फॉल को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, ये करनी चाहिए। वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए 50 से। मैं माफी के साथ यहाँ आपको रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये लास्ट कॉलर हैं योगेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरी पिंडलियों में बहुत पेन हो रहा है और मेरी बैक में बहुत पेन है, और ये अभी मैं 47 ईयर्स का हो गया हूँ, तो शायद अभी इसी कारण से है या कोई और प्रॉब्लम है? ठीक है डॉक्टर निशा। आपकी कमर में और आपकी पिंडलियों में दर्द है, और कब से हो रहा है ये दर्द आपको? ये 4-5 दिन से है। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था यहाँ, तो वो बोल रहे थे आपकी जो बड़ी आंत है वो उसमें सूजन आ गई है। अच्छा, बड़ी आंत में सूजन। कमर पे आपके कहाँ पे दर्द है सर? बीच में कमर के दर्द है या साइडों में दर्द है? हिप से थोड़ा सा ऊपर। बीच से थोड़ा सा ऊपर है। आपके पैरों से लेकर, हाँ आप, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, आपकी कमर से लेकर पैरों तक कोई दर्द आता है? हाँ मैडम, दोनों साइड, थाइज में भी और पिंडलियों में भी, बैक साइड पे भी। ये करंट जैसा दर्द होता है या फिर दुखने जैसा दर्द होता है? दुखने जैसा दर्द होता है मैडम। आपका वर्क प्रोफाइल क्या है सर? आपका बैठने का काम ज्यादा है, खड़े रहने का काम ज्यादा है? मेरे दोनों है। मैं 2 घंटे ऑफिस में सुबह बैठता हूँ, हाँ जी, उसके बाद मार्केट के लिए निकल जाता हूँ। आपका एक्टिविटी लेवल कितना है सर? मैडम एक्टिविटी लेवल मेरा कम है, क्योंकि सुबह लेट हो जाते हैं, तो जैसे 8:30-8 बजे उठे तो चले गए। मोबाइल पे कितना बैठते हैं सर? मैम शॉर्ट में हम चाहेंगे क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ एक लास्ट जुड़। अच्छा सर, आप समझिए एक चीज को, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आंत की सूजन की वजह से पैरों के अंदर सूजन आ सकती है, पर ये जो आप अपना दर्द बता रहे हैं कमर का और पिंडलियों का, हो सकता है ये आपके पॉस्चर से रिलेटेड हो। तो आप अपनी एक्सरसाइजेस पे काम करें, तो हो सकता है आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिले पहले जाके, हो सकता है उस लेवल पर आपको आराम आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक लास्ट कॉलर हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी आप अपना नाम जरूर हमें बता दीजिएगा। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, और फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपका और आपकी टीम का बेहद शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं हासिलपुर से आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरा सवाल मेरी मिसेस के रिलेटेड है, कोई भी डॉक्टर साहब जवाब दे दें। वो ये है कि एक तो उनको थोड़ा वो फैटी है, मतलब थोड़ी हेल्दी है, और चूंकि घर का काम काज वो अमूमनली वो करती हैं, लेकिन उनका जो मसला मेन है वो ये है कि उनकी जो राइट साइड का जो बाजू है उसका दर्द उतरता है और वो चलता चलता उनकी नखनों की तरफ चला जाता है। हमने न्यूरो डॉक्टर से भी कंसल्ट किया इस हवाले से, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर हमने एक मसाज वाली खातून रखी हुई है, वो रोज उनको दबाती है, फिर वो ठीक हो जाती है। और वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं वो गुठलियां या खलियां पड़ी हुई होती हैं, तो वो पड़ी हुई है, वो उसकी वजह से वो बेचारी बड़ी डिस्टर्ब है। उसको दबाएं, उसको घुटाएं तो वो ठीक हो जाती है, अदरवाइज वहीं की वहीं दर्द खड़ा रहता है, तो वो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ठीक है डॉक्टर राजेश, आप इसका जवाब देना चाहिए। शोल्डर पेन बताना जी, क्या कंधा में दर्द होता है उनको, शोल्डर में ना? सर, गर्दन से राइट साइड वाली जो गर्दन है उस डायरेक्शन से दर्द उतरता है शोल्डर में, शोल्डर से बाजू और फिर नाखूनों की तरफ चला जाता है। देखिए, ये एक तो जब गर्दन में नर्व कंप्रेशन होता है, एक उसका दर्द हो सकता है, और वो दर्द कभी कभी शोल्डर तक जाता है। शोल्डर का कभी कभी खुद का भी बहुत सारा पैथोलॉजी होता है, उसमें एक फ्रोजन शोल्डर होता है, एक रोटेटर कफ टेयर होता है, ठीक है,
तो ये चीज़ आता है। अब से आप डॉक्टर से लोकल कंसल्ट करेंगे तो उसमें अगर एग्जामिनेशंस में पहले देखते हैं कि नर्व कंप्रेशंस है कि नहीं, उसके लिए एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें कुछ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी वगैरह वो करते हैं, या फिर एमआरआई करके देख सकते हैं। तो इसमें पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ये रूल आउट करना पड़ेगा कि शोल्डर का पेन है कि नेक का पेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये दोनों को रूल आउट करने के बाद ही फिर उसका ट्रीटमेंट उस ढंग से हो पाएगा कुछ। ठीक है, तो अब्दुल जी हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर ने जैसे सजेस्ट किया आप नियर बाय किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, पहले ट्रीटमेंट आप देखिए कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करे और उस बेसिस पे आप वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाइएगा। फिलहाल के लिए क्योंकि आज समय का अभाव इस वक्त है हमारे पास, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉलर्स का भी बहुत धन्यवाद। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, यानी शनिवार और रविवार। नए टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, नई बीमारियों को लेकर के हम जानेंगे, इलाज, लक्षण और कारण सभी कुछ हम जानेंगे। तो आपको अगले शनिवार और रविवार हमारे साथ दोबारा जुड़ना होगा हेल्दी इंडिया के प्रोग्राम में दोपहर 3 बजे। आज के लिए नमस्कार।